Hello everyone, welcome to the Mint analysis for 9th March 2022. And before going ahead, I just wanted to say that if you want the highlighted PDFs of these sessions, then you can join my Telegram group. The link will be in description. So now let's start. So the first highlight is that Russian conflict and the impact on food farming. ये कहा जा रहा है कि जो रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है उससे फूड पे और फार्मिंग पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो वो हम देखेंगे कि कैसे पड़ने वाला है। तो ये कहा जा रहा है कि जैसे कि इंडिया जो है वो डिपेंडेंट है फर्टिलाइज़र के लिए और एडिबल ऑयल के लिए। तो क्योंकि ये दोनों चीज़ें इंपोर्ट करता है तो इसकी वजह से जो है फूड पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये आप अपने आप देख सकते हैं कि वो कैसे पड़ेगा। तो अगर हमारा जो इम्पोर्ट हो रहा है फर्टिलाइज़र, अगर उसके ही प्राइसेस जो हैं वो राइज हो गए तो हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो महंगा हो जाएगा। इसका मतलब जो फार्मर्स को कॉस्ट पड़ी वो ज़्यादा हो गई, तो यानी कि जो क्रॉप्स हैं उनके रेट्स भी हाई हो जाएंगे। और ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि फर्टिलाइज़र की वजह से ही इफेक्ट पड़ रहा है, जबकि ये भी है कि जो क्रूड प्राइसेस हैं वो भी राइज हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो अगर तुम शिप कर रहे हो तो शिपिंग कॉस्ट भी जो है वो हाई हो जाएंगी, तो इसलिए फर्टिलाइज़र और ज़्यादा हाई होने के चांसेस हैं। तो फूड जो कॉस्ट है वो इन्फ्लेशन हम देख सकते हैं फूड में। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये एक ऐसा टाइम है जब जो सीड्स हैं, ये प्लांटिंग सीजन है। तो खरीफ सीजन आने से पहले ही अगर आप फर्टिलाइज़र जो है वो जंप कर जाएंगे तो कॉस्ट जो है वो ज़्यादा इफेक्ट होगी। तो इसकी वजह से क्या है, जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट नंबर में जाने की जो है प्रिडिक्ट किया जा रहा है। और तीसरी चीज़ क्या है कि इंडिया जो है वो उसके पास जो वीट के रिजर्व्स हैं, हो सकता है वो यूक्रेन से, जैसे उनको यूक्रेन वालों को भी उनको एक्सपोर्ट करना पड़े वीट। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा अवेलेबल वीट होगा फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन वो कम हो सकता है, जिसकी वजह से दोबारा इन्फ्लेशन हाई होने के चांसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब इसकी वजह से क्या होगा, फार्मर्स पे का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फार्मर्स जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो एमएसपी है उसके ऊपर उनको एक प्रीमियम मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी कॉस्ट हाई हो गई है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से काम नहीं चलेगा, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि प्राइसेस जो है वो ऊपर जाने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मस्टर्ड प्राइसेस एट 7,000 पर क्विंटल आर ऑलरेडी 40% हाइयर। तो इसके जो मस्टर्ड प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी 40% हाइयर हैं देन एमएसपी। तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज, अब गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर सकती है। गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपोर्ट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, ताकि जो डोमेस्टिक डिमांड है वो उसको मीट कर पाए और इन्फ्लेशन को थोड़ा कंट्रोल में रख पाए। तो ये थी आज की हाईलाइट। अब हम देखेंगे आज की मेन न्यूज़। Amazon फ्यूचर RIL JV ऑप्शन ऑन द टेबल। तो आपको पता होगा कि हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि अब आपको 15 मार्च तक जो है कुछ प्रपोजल सबमिट करना है हमें, कि आप कैसे इसको सॉल्व करना चाहते हो। अगर आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड चाहिए तो इसमें ये था कि RIL जो है वो फ्यूचर ग्रुप को खरीदने की सोचा था, फ्यूचर रिटेल को। जबकि अमेजोन ने कहा कि हम फ्यूचर कूपन में जो है इन्वेस्ट कर चुके हैं और फ्यूचर कूपन के अंडर आता है फ्यूचर रिटेल, तो ये हमारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए अमेजोन जो है वो फ्यूचर रिटेल को नहीं बेच सकता RIL को। तो ये था कॉन्फ्लिक्ट। अब इनको 15 मार्च तक प्रपोजल देना था, तो इसमें बात करी जा रही है कि कौन कौन से डिफरेंट प्रपोजल हैं जो इस वक्त कंसिडर किए जा रहे हैं, जिसमें से एक है कि वो जॉइंट वेंचर जो है वो बना लेंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ क्या है, दूसरा ऑप्शन, कि अमेजोन जो है वो फंडिंग प्रोवाइड कर सकता है अराउंड $2 बिलियन टू फ्यूचर ग्रुप। तो ये कुछ प्रपोजल्स हैं। और ये एक्चुअल में इतनी ज़्यादा क्यों ज़रूरत पड़ रही है, अगर आपको पता हो तो फ्यूचर रिटेल जो है उसने काफ़ी सारा डेट जो है वो ले रखा था। तो अभी जो उसके लेंडर्स जो ओ करते हैं, जो उसको देना है लेंडर्स को, वो है अराउंड $3 बिलियन। तो इसी को फंड करने के लिए जो है अब रिलायंस देगा या अमेजोन देगा या ये तीनों मिलके जॉइंट वेंचर बनाएंगे, ये देखा जाएगा। नेक्स्ट इज डिश शेयर होल्डर्स बर्न ऑल थ्री रेजोल्यूशन। तो डिश जो है वो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग के रिजल्ट जो है डिक्लेयर नहीं कर रहा था, जो कि 30 दिसंबर को हुई थी, जबकि जो रिजल्ट्स हैं वो 2 डेज के अंदर अंदर जो है उनको पब्लिश करने होते हैं। तो इसकी वजह से येस बैंक ने और काफ़ी और जो थे होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, उन्होंने इनकी कंप्लेंट करी थी। तो अभी कल या परसों में ही इनको डिसीजन मिला था सेबी से कि या तो तुम ये डिक्लेयर कर दो, नहीं तो आपके खिलाफ जो है एक्शंस लिए जाएंगे, डीमैट अकाउंट्स जो हैं आपके ऑफिशियल्स के वो फ्रीज कर दिए जाएंगे।
तो अब उन्होंने ये निकाला है, तो इसमें क्या पता चला है कि जो 3 रेजोल्यूशन थे जो प्रपोजल रखे गए थे एनुअल जनरल मीटिंग में, वो तीनों ही रिजेक्ट कर दिए थे मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ने। तो मे बी वो इसीलिए ही छुपा रहे थे। तो उसमें से अब मैं ये बता देती हूँ कि वो 3 ऐसे थे कौन से। तो पहला था अडॉप्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दूसरा था अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अशोक कुरियन, और तीसरा था कि जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है कॉस्ट ऑडिटर को। तो ये जो है, ये तीनों के तीनों प्रपोजल जो है शेयर होल्डर्स ने डिक्लाइन कर दिए थे, जिसकी वजह से ये रिजल्ट जो है छुपा रहा था शायद। नेक्स्ट इज 77,000 करोड़ आईपीओ ऑन होल्ड एज यूक्रेन क्राइसिस रॉयल्स मार्केट्स। तो जो अभी आईपीओ आने वाले थे मार्केट में 2022 में, जिसमें से एक मोबिक्विक भी था, LIC था, फार्मेसी है, तो ये सारे जो हैं अब ये डिले करने की सोच रहे हैं, और रीजंस आर वेरी ऑब्वियस, अनसर्टेनिटी और लिक्विडिटी की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से वैल्यूएशन जो है इनकी अफेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज टास्क फोर्स कंसिडरिंग स्टेप्स टू सॉफ्टन इम्पैक्ट ऑफ फ्यूल हाइक। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि एक टास्क फोर्स जो है बनाई गई है ऑफ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो इसमें वो क्या करेंगे, ये जो यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है इसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी के ऊपर। तो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जो ये इनको कहा गया है कि आप इनको देखो और इनके बारे में रिकमेंडेशन दो कि कैसे जो है हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, एक सोल्यूशन कैसे रीच आउट कर सकते हैं, प्राइसेस कंट्रोल में रखने हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए, मतलब जो भी तुम्हारी डिमांड्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये रिकमेंड करेगी कि जो राइजिंग क्रूड प्राइसेस है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और जो फाइनेंशियल पेमेंट सोल्यूशन में जो रुकावटें आई हैं स्विफ्ट सैंक्शन की वजह से, वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने पहले देखा था कि RBI कंसिडर कर रही थी कि वहाँ के जो लोकल बैंक्स हैं जिन पे स्विफ्ट सैंक्शंस नहीं लगाए गए हैं, उनके थ्रू किसी तरीके से जो है ट्रांजैक्शंस कर ली जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो रिकमेंडेशन वो देंगी। नेक्स्ट इज, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो एक्साइज ड्यूटीज़ यहाँ पे है कि वो एक्साइज ड्यूटी जो है कट कर सकती है, और जो वैट है वो भी रिड्यूस कर सकती है एज ए टेम्परेरी मेजर। और इसके अलावा ये तो था सिर्फ पेमेंट सोल्यूशन और क्रूड प्राइसेस के ऊपर। इसके अलावा जो अदर सेक्टर्स हैं जो ये कमेटी जो है सुपरवाइज करेगी, वो है ऑयल, डिफेंस, एनर्जी, फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर सेक्टर्स इंक्लूड ऑयल, डिफेंस, एनर्जी, फर्टिलाइजर्स, ट्रेड इन गुड्स विद। तो ये इस पे क्यों करेगी ज़्यादा, क्योंकि ये जो है हम रशिया से काफ़ी ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड थे, इनके इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हम रशिया से करते थे। तो इन सारी कमोडिटीज़ के ऊपर जो है अफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए इनको भी जो है सुपरवाइज किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है रेलवेज टू फ्लोट 35,000 करोड़ ग्लोबल वैगन टेंडर इन Q1। तो रेलवेज ने जो है अब वो एक टेंडर फ्लोट करने वाली है कि इसको अराउंड ₹35,000 करोड़ के जो है वैगन्स की ज़रूरत है। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पहला तो ये कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो वैगन्स जो है मैन्युफैक्चर करती है, वो अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर पाएंगी। तो उनकी कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है पर डिमांड थोड़ी कम है, तो वो अपनी जो कैपेसिटी है वो यूटिलाइज कर पाएंगी, जिसकी वजह से जो है कॉस्ट ऑफ अ वैगन वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये थी पहली चीज़। और दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि ये जो रेलवेज हैं, जो इनके जो स्पेशली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं उनको यूटिलाइज कर पाएगी। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ से देख सकते हो। और एक छोटा सा फैक्ट इसमें ये है कि ये कैसे किया जाएगा, रिवर्स ऑक्शन के थ्रू। तो रिवर्स ऑक्शन एक्चुअल में होता क्या है, रिवर्स ऑक्शन में जो सेलर्स होते हैं वो बिड करते हैं कि हम ये वाला प्रोजेक्ट इतने में लेने को तैयार है। और ये काफ़ी नॉर्मल है जब भी गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन की बात आती है, गवर्नमेंट को ये प्रोजेक्ट एलोकेट करती है। तो ये इतना ही था। पर इसको एक और पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हो कि ये ना एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा खर्च करने वाली बात है। तो जब भी इकोनॉमी में थोड़ा डाउन टर्न होता है तो गवर्नमेंट जो है थोड़ा पैसा देने की कोशिश करती है, जैसे कि कोविड पैंडमिक में उन्होंने दिया ही था। पर अब जैसे ये यूक्रेन क्राइसिस वगैरह हो रहा है, तो शायद अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे पीएम गति शक्ति में इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करने की सोची, ऐसे ही रेलवेज में वो पैसा खर्च करने की सोच रही है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और हमारे आगे जाके जो डेफिसिट है वो भी कम हो सकता है, क्योंकि इनसे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो जो जाके है वो डेफिसिट कम कर पाएगा। तो ये भी दूसरा पर्सपेक्टिव है इस न्यूज़ को देखने का। नेक्स्ट इज मोबिक्विक एक्सपेक्ट्स रेवेन्यू टू ग्रो 2-fold दिस फिस्कल।
तो मोबीक्विक ने पहले से ही एक्सपेक्ट किया हुआ था कि वो अपना आईपीओ लेके आएगा, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम जो है टू फोल्ड ग्रोथ देख रहे हैं अपनी कंपनी में। तो इसकी थोड़ी सी जो है फैक्ट्स की वो उसका बिजनेस कैसा है, तो वो मैं आपको बताना चाहती थी कि इसका जो लीडिंग बिजनेस है वो 70% कंट्रीब्यूट करता है रिवेन्यू में, जो कि कंज्यूमर पेमेंट से आता है। तो उसका लीडिंग बिजनेस क्या है, कंज्यूमर पेमेंट्स, तो वो है 70%। जो बाय नाउ पे लेटर है वो है 20%, और जो पेमेंट गेटवे के थ्रू आता है वो है 10%। नेक्स्ट इज शेल विद नॉट बाय रशियन ऑयल। तो अब ये जो बॉयकॉट चल रहा था, सारे रशियन कंपनी से बॉयकॉट कर रहे थे, तो अब रिसेंटली शेल ने कहा है कि हम भी रशियन ऑयल जो है बाय नहीं करेंगे। तो उन्होंने बाय करना बंद कर दिया है, और क्या कर रहे हैं कि जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते थे रशिया में उन सभी को शट डाउन कर रहे हैं। और शेल एक अकेला नहीं है, अकेली कंपनी नहीं है जो ये सब कुछ कर रही है। इनके अलावा जो दूसरी ऑयल कंपनीज हैं वो है बीपी पीएलसी एंड एक्सॉन मोबिल कॉरपोरेशन। एक्सॉन मोबिल कॉरपोरेशन में तो हमने ये भी देखा था कि ये 30% स्टेक जो है हेल्ड कर रहा था वहाँ की किसी ऑयल कंपनी में। तो अब वो वहाँ से विड्रॉ करने की ही सोच रहा है ड्यू टू सैंक्शंस और ये सारा स्विफ्ट पेमेंट की वजह से। तो इसलिए वहाँ से कंपनी सारी निकल रही हैं। नेक्स्ट इज लिमाई सेज नो टू सेकंड टर्म, न्यू सीईओ टू स्टीयर एनएसई's आईपीओ। तो ये हमने कल के न्यूज़पेपर में भी देखा था कि चित्र रामकृष्णा ने रिज़ाइन कर दिया था, उसके बाद ये आए थे विक्रम लिमाए, और इनके पास एक ऑप्शन था कि ये दोबारा नेक्स्ट टर्म के लिए, नेक्स्ट 5 ईयर टर्म के लिए जो है स्टैंड कर सकते थे। बट इन्होंने कह दिया है कि मैं अप्लाई नहीं करूँगा, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। एंड द रीजंस आर वेरी ऑब्वियस कि एनएससी के ऊपर अब जो काफ़ी बैड इम्पैक्ट पड़ा है ब्रांड इमेज, तो शायद जो ऐसे ऑफिशियल्स हैं, इतने हायर ऑफिशियल्स, वो उसका एक पार्ट ना बनना चाहें। तो ये एक रीज़न है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी जो रिसेंट हैपनिंग्स हुई, जैसे कि एक तो कोलोकेशन स्कैम हो गया, फिर पिछले साल फरवरी में भी इनके जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उस पर इफेक्ट पड़ा था, और फिर अभी 2 दिन पहले ही इनके जो ट्रेड प्राइसेस, जो मार्केट प्राइसेस हैं, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे 1 घंटे के लिए। तो इसलिए एनएससी का जो ट्रस्ट, एनएससी के ऊपर से जो ट्रस्ट है वो लोगों का कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो ये सब कुछ इन सब की वजह से क्या है, जो एनएससी का प्लान था आईपीओ लेके आने का, वो कुछ ज़्यादा जो है आगे नहीं बढ़ पाया है। और सीबीआई अभी भी देख रही है कि ये आईपीओ लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, एनएससी का आईपीओ। तो इस पे बात चल रही है। नेक्स्ट इज इंडिया सेट टू रीस्टार्ट शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट्स फ्रॉम 27 मार्च। तो इंडिया जो है अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो स्टार्ट कर देगा 27 मार्च से। और इसकी वजह से जो एविएशन इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दे रही है, ऑल्दो जो क्रूड प्राइजेस हैं उसकी वजह से वो प्राइस जो है किसी तरीके से मैनेज कर रही है कि हाई ना हो और लोग उनकी फ़्लाइट्स बुक करें। और ये जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं ये अंडर एयर बबल पैक्ट जो है शुरू किया जाएगा। तो एयर बबल पैक्ट में एक्चुअल में होता क्या है, तो ये एक पैक्ट है बिटवीन द टू कंट्रीज, जो कि एक स्पेशल मतलब एक पैक्ट है कि इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स जो है वो ऑपरेट कर पाएंगी एक दूसरे की टेरिटरी में अंडर रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन। तो जैसे कि हमारे इंडियन जो फ्लाइट्स हैं वो यूएस में जो है ऑपरेट कर पाएंगी, और जो उनकी है वो यहाँ पे ऑपरेट कर पाएंगी अंडर रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन, उसको बोलते हैं एयर बबल पैक्ट। तो ये एयर बबल पैक्ट आई थिंक अराउंड 20 अराउंड 20 कंट्रीज के साथ जो है इंडिया ने किया हुआ है। नेक्स्ट इज रेस्टोरेंट्स स्टार्टअप्स टू रेज कैपिटल एज प्राइवेट इक्विटी इंटरेस्ट रिवाइज। तो अब जैसे जैसे पैंडमिक के रिस्ट्रिक्शन कम हो रहे हैं, स्कूल्स कॉलेजेस ऑफिस सब कुछ खुल रहे हैं, तो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं वो अब रेस्टोरों में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। और जो रेस्टोरेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि फंड रेज करना चाहते हैं वो है एब्सोल्यूट बारबेक्यू, जो कि रेज करना चाहता है $25 to $30 मिलियन बिरयानी बाय किलो, जो कि 40 to 60 मिलियन जो है फंड रेज करना चाहते हैं। तो ये जो बिरयानी बाय किलो है ये डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए इतना अमाउंट जो है रेज करना चाहते हैं। तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक चीज़ है जो हमें देखने को मिल रही है इन द रेस्टोरेंट सेक्टर। नेक्स्ट इज इक्विनिमिटी लॉन्चेस लार्जेस्ट सेकेंड फंड। तो ये जो है इसलिए हाईलाइट किया हुआ है कि ये जो फंड है ये भी स्पेसिफिकली जो
पैसे इकट्ठा करेगा वो ईवीज के ऊपर जो है इनकर करेगा, मतलब उन्हीं कंपनीज में लगाएगा जो ईवीज बना रही हैं। तो ये था बस एक ट्रेंड। नेक्स्ट इज इंडियन स्पेस सेक्टर में सी इंक्रीज इंटरेस्ट फ्रॉम ग्लोबल क्लाइंट्स। तो ये क्या हुआ है कि रशिया के ऊपर इतने सारे जो है सैंक्शंस लगे हैं, तो रशिया क्या कह रहा है कि अब मेरे पास जो रिसोर्सेज थे मैं भी उनको यूटिलाइज करूँ, मैं भी तुम्हें अपनी वो रिसोर्सेज यूज नहीं करने दूंगा। तो रशिया ने ये कहा है कि मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट थे, जो मेरे प्रोजेक्ट्स थे कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च करने के, वो मैं अब नहीं करूँगा। तो ये एक रिटेलिएटरी मूव है फ्रॉम रशिया, जो कि उसने इसलिए करा है क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि जो इंडियन स्पेस है उनको अब और ज़्यादा जो क्लाइंट्स हैं, ग्लोबल क्लाइंट्स, वो मिलने शुरू हो जाएंगे। अब उनकी सर्विसेज ज़्यादा यूज़ होगी क्योंकि रशिया तो अब टेबल से हट चुका है, उसने मना कर दिया है। तो इसकी वजह से इंडिया स्पेस सेक्टर जो है उसको इंटरेस्ट मिलेगा फ्रॉम ग्लोबल क्लाइंट्स, काफ़ी सारे ग्लोबल क्लाइंट्स उसको अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट इज गूगल टू बाय साइबर सिक्योरिटी फर्म मेंडिएंट फॉर $5.4 बिलियन। तो ये बस मैं हाईलाइट करना चाहती थी कि गूगल भी जो है अब सिक्योरिटी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। ऑल्दो ये जो टेक फर्म्स हैं ये करती रहती हैं टाइम टू टाइम, बट एक रीसेंट जो है वो मेंडिएंट को बाय कर रहा है फॉर 5.4 बिलियन, ताकि जो है उसको उसकी जो सर्विसेज हैं, क्लाउड क्लाइंट्स की जो सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन थ्रेट्स को जो है काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाए, उनसे बचा पाए अपने क्लाइंट्स को। नेक्स्ट इज टाइटन लुक्स टू बाय नॉइज इन वेरिएबल मार्केट पुश। तो टाइटन, अब ये जो कंपनीज हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं कि जो भी इनको दिखाई दे रहा है कि कंज्यूमर इनकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो जल्दी जल्दी उसमें या तो इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए वो एक्वायर करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए टाइटन ने अब एक कंपनी है नॉइस जो कि वेरिएबल्स बनाती है, तो उनको परचेज कर लिया है। और ऐसा क्यों कर रही है वो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो स्मार्ट वॉचेस का जो अट्रैक्शन है, जो लोग स्मार्ट वॉचेस प्रेफर करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है इंडिया में, और वो ग्रो कर चुका है मोर देन 2.4 टाइम्स इन 2021। तो इस वजह से टाइटन जो है नॉइस को एक्वायर करने की सोच रहा है। ये नेक्स्ट है अबाउट द रियल एस्टेट। तो हमें क्या देखने को मिला कि पैंडमिक में इनके ऊपर काफ़ी कम असर पड़ा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि देखो, अगर आपको कहीं पे भी अपना घर लेना होता है या कुछ लेना होता है तो आप ज़्यादातर उसको लोन पे लेते हो, और पैंडमिक में जो लोन रेट्स थे वो काफ़ी कम थे क्योंकि गवर्नमेंट को लिक्विडिटी करनी थी इकोनॉमी में। तो उसकी वजह से लोग जो है अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो परचेज कर रहे थे, हाउसेस परचेज कर रहे थे। तो इनके ऊपर काफ़ी कम इम्पैक्ट पड़ा रियल एस्टेट के ऊपर, तो जिसकी वजह से एक्टिविटी काफ़ी हाई रही और लोगों को हाउसिंग मिली। अब दूसरी चीज़ क्या है, तब तो मिल गई, लेकिन अब क्या हो रहा है, डिमांड और सप्लाई तो ठीक है, बट हमें थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिलेगा हाउस प्राइसेस में। क्यों? क्योंकि लेबर कॉस्ट बढ़ चुकी है और जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो भी बढ़ चुकी है, तो इसलिए प्राइस थोड़ा सा अप जाएगा। तो ये था हमारा नेक्स्ट ट्रेंड। आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही है। अगर आपको ज़रा सी भी हेल्प हुई है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू सो मच।